नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम आपड़ो उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम धामी रविवार को नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच उत्तराखंड के विकास की योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह जी से उनका मार्गदर्शन और भेंट करने के लिए गया था। वहाँ पर चूँकि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ कंप्यूटरीकरण वहाँ पर हुआ है और उसी के लिए हमने अनुरोध किया है कि और कंप्यूटरीकरण हो जाए और साथ साथ में जो उत्तराखंड के अंदर हर वर्ष जो है आपदा के समय में काफ़ी बरसात के समय में आपदाएँ आती हैं और भूस्खलन से लेकर अतिवृष्टि और तमाम प्रकार की जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, उसमें मैंने उनसे अनुरोध किया है कि एक कोई आपदा प्रबंधन का कोई एक शोध संस्थान या ऐसा केंद्र जो उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश के लिए भी जो है शोध का काम करे, उसको खोलने के लिए। और साथ ही साथ BADP परियोजना में चूँकि हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे ज़िले ऐसे हैं जो बॉर्डर से लगे हुए हैं, उनमें BADP का फंड बढ़ाने का भी उनसे आग्रह किया है। और मॉडर्न पुलिस को बनाने के लिए जो हमारी आवासीय व्यवस्था है उसको और अच्छा करने के लिए मैंने वहाँ से उनसे अनुरोध किया है कि उसमें भारत सरकार हमारी सहयोग करे। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन था और कल ही के दिन अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई थी, जिसमें पूरे देशवासियों की, सभी राष्ट्र भक्तों की, राम भक्तों की ये मांग थी देश के अंदर अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए। और उसका ठीक कल 1 वर्ष पूरा हो रहा था। उसी दिन उनका इस तरह से विरोध करना कहीं ना कहीं सबकी समझ में आता है कि भगवान राम के मंदिर का उन्होंने किस प्रकार से जो है उसको किस प्रकार से लिया है, जो देश के जनमानस से जुड़ा हुआ है, देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। हम सब के आराध्य देव भगवान राम हैं, तो सीधे सीधे कहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। वहीं उत्तराखंड में मोबाइल नेटवर्क को मजबूत करने के मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री ने उत्तराखंड के BSNL के 1206 मोबाइल टावर की स्वीकृति दी है। प्रत्येक मोबाइल टावर की लागत 1 करोड़ रुपए आएगी। मुख्यमंत्री ने टनकपुर देहरादून के मध्य एक जनशताब्दी रेल सेवा शुरू किए जाने का भी अनुरोध किया है। चूँकि सबसे पहले तो मैं रेल मंत्री जी का, वो संचार मंत्री भी हैं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने 1202 मोबाइल के टावर 4G के उत्तराखंड के लिए स्वीकृत किए हैं। मैं संचार मंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, जिसमें 1202 टावर उत्तराखंड के अंदर 1202 गाँव में लगाए जाएंगे। इसके साथ साथ रुड़की देवबंद रेल परियोजना, जिस पर काफ़ी काम हो चुका है, उस पर जो बचा हुआ अंशदान है, मैंने उनसे कहा है कि उस अंशदान को भारत सरकार वहन कर ले। इसके साथ साथ टनकपुर बागेश्वर जो महत्वाकांक्षी रेल योजना है, उस रेल योजना के लिए भी मैंने कहा है, उनसे अनुरोध किया है कि उसको जो है ब्रॉड गेज सर्वे में उसके कार्य को करवाया जाए। इसी प्रकार से ऋषिकेश से उत्तरकाशी रेल का जो DPR बना हुआ है, उस DPR को जल्दी स्वीकृति प्रदान हो। साथ साथ देहरादून का जो हर्रा वाला रेलवे स्टेशन है, उसका और अधिक आधुनिकीकरण किया जाए, चौड़ीकरण किया जाए। जो काठगोदाम देहरादून रेल सेवा चलती है, अभी 5 दिनों तक चलती है। मैंने अनुरोध किया है कि उसको पूरे सप्ताह में 7 दिन चलाया जाए। इसी प्रकार से टनकपुर से देहरादून की जो सेवा है, उस सेवा को चालू किया जाए, जिससे कि सीमांत क्षेत्र के लोगों को देहरादून राजधानी आने के लिए परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसके साथ साथ जो टनकपुर से पूर्णागिरी शताब्दी जो हमारी ट्रेन चलती है, उसको काफ़ी टाइम लग जाता है, 10-12 घंटे दिल्ली पहुंचने में टनकपुर से लग जाते हैं। मैंने अनुरोध किया है कि उसका समय कम किया जाए, 5-6 घंटे में उसको जो है यहाँ पहुँचाया जाए। उत्तराखंड के हरिद्वार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में मोदी ट्रेल बनाने की घोषणा की और वहीं लोग मोदी ट्रेल ऐप के जरिए अपने मोबाइल भी देख सकेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी ट्रेल से जहां उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं लोगों को प्रकृति के नज़दीक
आने और उसे समझने का भी मौका मिलेगा। इसके साथ ही मंत्री सतपाल महाराज ने बारिश के कारण हो रहे भूस्खलन, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लगातार मॉनिटरिंग करने की बात भी कही है। मोदी ट्रेल की योजना यह है, हम पहले ही लाने वाले थे पर कोरोना काल के अंदर वो संभव नहीं हो सका। इसमें जो सफारी के अंदर जाते हैं, गाड़ियां लेके जाते हैं और जंगल को देखने जाते हैं और ख़ासकर वहाँ पर जो हमारा टाइगर है उसको देखने जाते हैं, तो ये ट्रेल बनेगा। और ट्रेल में ऐप आप पूरा जो बियर ग्रिल्स के साथ मोदी जी का जो इंटरव्यू था वो आप देख सकेंगे। उसके बाद उसमें कुछ ऐसे शॉट्स होंगे जहाँ पर मोदी जी ने एक तीर बनाया था, स्पीयर बनाया था, बियर ग्रिल्स के साथ बैठ करके चाय पी थी और वो एक नौका में, जो एक पत्ते की नौका थी, उसमें बैठ करके पार उतरे थे। वो सारे दृश्य दिखाई जाएंगे। ये तो मोदी ट्रेल से लोगों को प्रकृति के प्रति समीप आने का मौका मिलेगा और मोदी जी ने जो उसमें हिदायत दी हैं वो भी सोचने और समझने का मौका मिलेगा। तो जहाँ जहाँ जिम कॉर्बेट पार्क में माननीय प्रधानमंत्री जी गए हैं बियर ग्रिल्स के साथ। वहीं ऋषिकेश में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बीजेपी नगर पालिका परिषद मुनकी रेती में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने में जुट गई है। इस अभियान के मद्देनजर नगर पालिका अध्यक्ष ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि नरेंद्र नगर विधानसभा के प्रत्येक हर घर में करीब 30,000 राष्ट्रीय ध्वज का लक्ष्य रखा गया है। ये परिकल्पना है कि देश में एक राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना हो और राष्ट्रवाद और मजबूत हो, ताकि देश पूरी दुनिया में एक सशक्त राष्ट्र के रूप में खड़ा हो। इसीलिए आज़ादी के 75 वर्षों के अमृत वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इस महोत्सव में उनका सपना है कि इस देश का हर नागरिक अपने घर पर भारत की आन बान शान का प्रतीक तिरंगा लगाए। उसी दृष्टि से पूरे देश में बहुत उत्साह भी है और खासकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत उत्साह के साथ इस पुनीत कार्य में अपने को भी अपनी उपस्थिति भी दर्ज करवा रहे हैं। और इसी दृष्टि से हम लोगों ने यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के पदाधिकारियों को ये जिम्मेदारियाँ दी हैं कि किस तरह से यहाँ पर नरेंद्र नगर विधानसभा के घर घर में एक झंडा लगे भारत का, ताकि हर व्यक्ति को झंडे के प्रति जो उसकी भावना है उसका इजहार करने का अवसर भी मिले और झंडे का सम्मान भी उनकी दृष्टि में बढ़े और आने वाली पीढ़ी को भी राष्ट्र के प्रति एक लगाव। पार्टी का एक वृद्ध कार्यक्रम है, इसे हम उत्सव की तरह ले रहे हैं। अमृत महोत्सव, भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं और केंद्र के हमारे संगठन से लेके, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके और पार्टी का हर। वहीं बरसात शुरू होने के बाद पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश जमकर कहर बरपा रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं भूस्खलन तो कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है। बरसात के मद्देनजर उधम सिंह नगर के जसपुर में प्रशासन ने बरसात से निपटने के लिए कमर कस ली है। बता दें कि क्षेत्र के अंतर्गत राजपुर गांव में पहले से ही बाढ़ चौकी और तहसील परिसर में बाढ़ कंट्रोल रूम बना लिया गया है। 24 घंटे कर्मचारी नदियों और नालों पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। जसपुर क्षेत्र में अगर कहीं आपदा आती है तो उसी के मद्देनजर उप जिला अधिकारी की तरफ से खंड विकास कार्यालय जसपुर में क्षेत्र के पूर्व सैनिकों के साथ आपदा से निपटने के लिए बैठक की गई। आज की जो मीटिंग का जो यहाँ पे हमारा एक प्रशासन के साथ में जो मीटिंग थी पूर्व सैनिकों की, वो आपदा को लेकर के थी, क्योंकि ये जिला अधिकारी जी ने जो है यहाँ जो हमारे एसडी मैडम हैं तो जिलाधिकारी को आदेश दिया था कि आप पूर्व सैनिकों के साथ एक मीटिंग करो आपदा के बारे में, क्योंकि जो पूर्व सैनिक है इन्होंने अपने देश में बहुत आपदा में जो है देश की सेवा और जनता की सेवा की है। काफ़ी लोगों को इन्होंने बचाया है। ये जो है टेक्निकल में, मेडिकल लाइन में, हर चीज़ में ये जो है माहिरता रखते हैं। तो उन्होंने बोला इनसे कुछ वॉलंटियर नाम भी लो ताकि आपदा में हमारे साथ मिलकर काम करें। तो आज सर इसी संघर्ष में हम पूर्व सैनिक यहाँ पर इकट्ठा हैं। प्रशासन के साथ में हमारी ये बातचीत चल रही है और हमने आज जो है इनको बताया कि हमें इम्प्रोवाइज मेथड सामान क्या क्या बना करके जो है लोगों की जो है कैसे बचा सकते हैं। कि राज्य में आपदा का अलर्ट है, तो इस कारण से हम लोगों ने एक मीटिंग ली थी कि जिसमें कि जो हमारे तहसील में IRT का गठन किया गया था उन लोगों की मीटिंग थी और साथ ही वॉलंटियर के रूप में जो एक्स आर्मी पर्सन है उन लोगों को भी बुलाया गया था। तो अभी वही मीटिंग चल रही थी। IRT में
जो हमारे अधिकारीगण हैं उनका क्या रोल है, वॉलेंटियर क्या क्या काम करेंगे, और जो एक्स आर्मी के पर्सन हैं वो अपने अपने अनुभव यहाँ पर साझा करेंगे और ये बताएंगे कि उनको क्या क्या रिसोर्स की आवश्यकता पड़ सकती है। तो उसी चीज़ को लेके यहाँ पर परिचर्चा की जा रही है। देहरादून शहर में मैक्स अस्पताल के प्रबंधन पर भर्ती महिला के जेवर गायब करने का आरोप लगा है। महिला के परिजनों ने मामले में पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो परिजनों ने कोर्ट की शरण ले ली। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निहारिका मित्तल गुप्ता की अदालत ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। बता दें कि घटना कोरोना काल की है। वहीं जब प्रभारी सचिव चिकित्सा उत्तराखंड डॉक्टर राजेश कुमार से इस मामले पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत मैक्स अस्पताल के अधिकारी से हो चुकी है और इस घटना को गंभीरता से लेते हुए इस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इशू जैसा कि बताया गया है, ये जून 2021 की घटना है और ये प्राइमा फेसी एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। और इसमें जो मैक्स हॉस्पिटल में घटना घटित होने की बात हो रही है, जिसमें पेशेंट के डेथ होने के बाद ज्वेलरी इत्यादि जो है सामान खोने की बात सामने आ रही है। इस संबंध में यद्यपि ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, मेरी बात मैक्स प्रशासन से हुई है और इस मामले को पूरी गंभीरता से लेने के लिए मैंने मैक्स। आपने उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के बाजपुर शहर में लगातार कार से चोरी हुई बैटरियों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जिससे क्षेत्र के लोगों में डर का माहौल है। वहीं मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरों पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। सीओ वंदना वर्मा ने चोरी का खुलासा करते हुए बताया कि चोरों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उनके पास से मिले सामान को जब्त कर लिया गया है। पिछले दिनों कुछ घटनाएं हमारे संज्ञान में आई थी, जिसमें अलग अलग जगहों पर रात में लोगों की जो गाड़ियां पार्क रहती हैं सड़क पर, और उनके शीशे तोड़कर फिर उसमें से बैटरी चोरी और भी जो कोई सामान जैसे सीट कवर और 1-2 गाड़ियों से टायर, इस तरह का सामान चोरी करके ले जाया गया। इस पर हमारे थाने में इसमें 4 मुकदमे पंजीकृत किए गए और उसके बाद थाने से एक टीम हमने इसमें गठित की। थाने की टीम में इसमें सुरागसी बतारसी करते हुए और CCTV फुटेज का अवलोकन किया। इसमें हमारी पहचान में 2 लोग इसमें संदिग्धों की पहचान हुई। इन पर हमने फिर इन संदिग्धों को हमने ट्रेस करने का काम किया। उसके आधार पर हमने 2 व्यक्ति, एक अर्शदीप और दूसरा ये गोपी, इन दोनों को इसमें अरेस्ट किया है। इन दोनों के पास से 4 गाड़ियों से शीशे तोड़कर जो सामान ले जाया गया, सारा सामान हमें बरामद हुआ है। सभी बैटरियाँ और 2 टायर भी बरामद हुए हैं। इनके द्वारा ये जुर्म करना कबूल भी किया गया है और ये बताया गया है कि ये लोग शाम के समय ऐसे घूमते थे और रेकी करते थे मोटरसाइकिल से। उसके बाद जहां इन्हें लगता था काम हो सकता है, उस जगह पर ये वापस जाके एक कार में आते थे। और उत्तराखंड में ऋषिकेश के मुनकीरेती में दयानंद घाट पर गंगा जल लेने गया एक युवक का पैर फिसलने से गंगा की घाट में बह गया। उस घाट पर मौजूद कुछ तैराक लोगों ने नज़ारा देखा तो खुद की जान की परवाह किए बगैर युवक को बचाने के लिए गंगा में छलांग लगा दी। वहीं बहाव अधिक होने की वजह से युवक के पास लोग नहीं पहुंच पाए और सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और SDRF की टीम पहुंच गई। वहीं आज़ादी के अमृत महोत्सव पर स्वतंत्रता सेनानी परिवार के द्वारा अपने पूर्वज स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मान देने की दृष्टि से स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति द्वारा आज पूरे देश के लगभग 283 जिलों में स्वतंत्रता सेनानी सम्मान यात्रा निकाली गई, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों सहित उनके परिवार के सदस्यों ने भाग लिया।
धर्मनगरी हरिद्वार में यह सम्मान यात्रा देवपुरा चौक से शहीद जगदीश वत्स स्मारक तक निकाली गई। स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति के तत्वाधान में निकाली गई स्वतंत्रता सेनानी सम्मान यात्रा के विषय में जानकारी देते हुए स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति के अध्यक्ष जितेंद्र रघुवंशी ने बताया कि आने वाली पीढ़ी स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को समझ सकेगी। देश भर में आज 283 जिलों में ये स्वतंत्रता सेनानी सम्मान यात्रा हम निकाल रहे हैं। ये हरिद्वार चूंकि हमारा केंद्र है, इसलिए यहाँ से हम लोग ये यात्रा लेकर के शहीद जगदीश वत्स स्मारक तक पहुँचेंगे और ये संदेश है कि आगे आने वाली पीढ़ियाँ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में कुछ जान सकें। जिस तरह से स्वतंत्रता सेनानी परिवारों का माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव मना करके सम्मान किया है और उनकी एक घोषणा से हम लोग प्रभावित हैं। उनने ये कहा कि हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपनों का भारत बनाएंगे। यह सुन करके हम लोग गदगद हुए हैं उनके सम्मान के लिए। बाजपुर में कांग्रेस की होने वाली भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा को लेकर नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से मजबूती के साथ यात्रा को सफल बनाने की बात कही। साथ ही उन्होंने देश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की राजनीति करती है। देखिए, सर्वविदित है कि जिस तरीके से देश के अंदर आज का माहौल और वातावरण है, हम सबको विदित है देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और जिस तरीके से अगस्त क्रांति के माध्यम से कांग्रेस ने पूरे देश के अंदर अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था और देश को आज़ाद कराया था, और आज भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने हमारे देश के अंदर सैकड़ों वर्ष फूट डालो और राज करो के नारे के साथ काम करते हुए देश को लगातार लूटा, आज कहीं ना कहीं उसी प्रकार का वातावरण है। देश की एकता, अखंडता और प्रभुता और धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, पंथ के नाम पर, मजहब के नाम पर लोगों को बांटकर आज देश में राज कर रहे हैं लोग। हमने उसी तरीके से भारत छोड़ो को जो नारा दिया था, उसी तरीके से भारत जोड़ो नारे के तहत पूरे देश के अंदर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है और 75 किलोमीटर की प्रत्येक जनपद में हम यात्रा करने जा रहे हैं और उसी क्रम में 13 तारीख को ये यात्रा बाजपुर में हम निकालेंगे। आज उसी के परिप्रेक्ष्य में कार्यकर्ताओं, सभी साथियों के साथ हम बैठ रहे हैं। इस यात्रा का क्या रोड मैप होगा, किस तरीके से इस यात्रा का आयोजन होगा और किस तरीके से हम सर्वजाति समभाव के नारे के साथ देश की एकता, प्रभुत्व और अखंडता को मजबूत करने के लिए इस यात्रा को बेहतर बना सकते हैं, इसके लिए आज इस बैठक का आयोजन किया गया है। देखिए, मैं कह तो रहा हूँ कि आज देश के अंदर आप देख रहे हैं कि जब जब विपक्ष देश के अंदर जो ज्वलंत प्रश्न हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, जो जन सवालात हैं, उसको लेकर जनता के बीच जाता है, चाहे वो महंगाई की हम बात करें, चाहे हम बेरोजगारी की बात करें, चाहे जीएसटी के तहत व्यापारियों के उत्पीड़न की हम बात करें, चाहे जो बुनियादी सवाल हैं जिसमें बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा की बात आती है, जब जब कांग्रेस इन मुद्दों को जनता के बीच मजबूती से उठाती है तो हमने देखा चाहे संवैधानिक संस्थाएं हों, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए, विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए आज देश के अंदर उत्तराखंड में भूमाफियाओं के खिलाफ डीजीपी ने बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके तहत भूमाफियाओं पर अब गैंगस्टर एक्ट लगाकर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही संपत्ति जब्त कर उनकी हिस्ट्री शीट भी खोली जाएगी। प्रदेश भर में भूमाफियाओं पर कार्रवाई के लिए अभियान भी चलाया जाएगा, जिसकी पीएचडी में मासिक समीक्षा की जाएगी। साथ ही साथ भूमाफियाओं पर गुंडा एक्ट के अंतर्गत जिला बदर करने की कार्रवाई करने की बात कही गई है। देखिए, लेटली देखने में आ रहा है कि भूमाफिया गतिविधि बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लोग बाग ज़मीनों को लेकर के, प्रॉपर्टीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा
फ्रॉड्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं। जो लोग जीवन भर की संपत्ति अर्जित करके कोई अपनी ज़मीन खरीदते हैं, उसके साथ धोखाधड़ी हो जाती है। तो ऐसे लोगों को के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने हेतु सभी एसएसपी को निर्देशित किया है हमने। साथ ही साथ जो सरकारी ज़मीनों पे कब्जा करते हैं उनके लिए जिलाधिकारियों से मिल करके उन पे कार्रवाई करने को कहा है। और तीसरा, जो लोग ऐसा संगठित गिरोह के रूप में कर रहे हैं एज ए ग्रुप, कि उनका काम ही है कि लोगों को की ज़मीनें हड़पो या उनके साथ धोखाधड़ी करो, तो उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया है। इसका फ़ायदा ये है कि गैंगस्टर एक्ट में माफिया की संपत्ति जब्त करने का भी प्राविधान है। तो अगर ऐसे कुछ गैंग चिन्हित होते हैं जो इसको एज ए संगठित गिरोह कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए देहरादून नगर निगम में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मेयर सुनील उनियाल, नगर आयुक्त मनोज गोयल, जिलाधिकारी सोनिका, एसएसपी दलीप सिंह कुंवर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं नगर निगम के प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड कार्यक्रम में देहरादून के व्यापारी वर्ग भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्लास्टिक के दुष्प्रभाव से व उपयोग से वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रोजेक्ट के माध्यम से लोगों को दिखाया गया। वहीं अगर बात की जाए जुर्माने की, तो प्लास्टिक के उत्पादनकर्ता पर 5 लाख और परिवहनकर्ता के ऊपर 2 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। देखिए, आज प्रशासन के द्वारा यहाँ पर एक वर्कशॉप रखी गई है और वर्कशॉप में प्रशासन के द्वारा ये बताया जा रहा है कि कौन सा प्लास्टिक प्रतिबंध है, इसका विकल्प क्या है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं सभी देहरादून वासियों से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम एक देहरादून जो है पूरे भारतवर्ष में मिसाल बने और हम ये ना सोचें कि इसमें क्या प्रतिबंध है, क्या प्रतिबंध नहीं है। हमें प्लास्टिक को देहरादून से जो है खुद ही टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा। अगर हम इसको संकल्प लेंगे तो निश्चित रूप से जो है पर्यावरण भी हमारा ठीक होगा, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक होगा और एक देहरादून का जो है पूरे भारतवर्ष में एक नाम होगा, एक मिसाल बनेगी कि देहरादून से जो है प्लास्टिक बंद हो गई। हम ये नहीं कह रहे कि सिंगल यूज प्लास्टिक बंद हो गई। तो ये मैं सभी देहरादून वासियों से सबसे अनुरोध करना चाहूँगा। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेके जो केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के जो नियम है वो स्पष्ट हैं, परंतु केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नियमों में थोड़ी भिन्नता होने के कारण जो केंद्र सरकार के नियम है उसमें राज्य सरकार ने और एक अग्रिम कदम बढ़ाते हुए कुछ एडिशनल चीज़ें भी डाली हैं। तो उसकी वजह से लोगों का ये थोड़ा सा हो सकता है, संभावना है कि वो उस पर एक उनका है। उसी के क्रम में ये आज प्रोग्राम भी था जिसमें कि उनको अवेयर किया जा सके, उनको बताया जा सके और लगातार यदि कोई संशोधन भी होता है केंद्र सरकार की तरफ से या कोई क्लैरिफिकेशन आता है तो उसकी वजह से भी लोगों को थोड़ा सा संशय उत्पन्न होता है कि अब कैसी स्थिति है। तो वो हम लगातार कम्युनिकेट कर रहे हैं, बता भी रहे हैं। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक की के बैन के ऊपर अवेयरनेस और क्या क्या सिंगल यूज़ प्लास्टिक में आता है और क्या क्या विधिक कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा क्या क्या हमें जानना चाहिए, उसके लिए ये एक अवेयरनेस प्लस सेंसिटाइजेशन प्लस ट्रेनिंग सेशन किया गया था, जिसके अंदर व्यापार मंडल से, उद्योग से, एनजीओ से और काफ़ी एसएचजी से काफ़ी जगह से लोगों को बुलाया गया था, जिनको कि हमने आज ट्रेन भी किया और सेंसिटाइज भी किया कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो बैन हो रहा है। वहीं हल्द्वानी में पिछले 10 दिनों से ठेकेदार आंदोलन पर हैं। अपने आंदोलन के 10वें दिन उन्होंने सरकार के खिलाफ बुद्धि शुद्धि यज्ञ करते हुए कहा कि सरकार ठेकेदारों का उत्पीड़न कर रही है। कई डिवीज़न में ठेकेदारों की पेमेंट को रोक दिया गया है। वहीं कलेक्ट्रेट वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष का कहना है कि सरकार द्वारा ठेकेदारों को अवैध खनन नियमावली 2005 से जोड़ा जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। यह अवैध खनन नियमावली खनन पट्टे और रेता बजरी का स्टॉक करने वाले पट्टे धारकों के लिए बनाया गया था, लेकिन इसे राज्य के ठेकेदारों के ऊपर लगाया जाना बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। फिलहाल आप उत्तराखंड में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।